नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार में कोरोना की मार से ज्यादा अव्यवस्था की मार है, मरीजों से ज्यादा सिस्टम बीमार है। आपको हम सुपौल की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां ऑक्सीजन के अभाव में एक मरीज की मौत हो गई, और हद तो तब हो गई जब मरीज की मौत के बाद उसे ऑक्सीजन लगाकर पर्देदारी की गई। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के माथे पर कलंक की तरह चस्पा हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें सीने में सुराख कर देने वाली हैं। एक आदमी जिसकी बगैर ऑक्सीजन के मौत हो चुकी है, उसके परिजन उसके सामने रो रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को नीतीश जी। ये आपके सुशासन में बदहाल अस्पताल और तड़पते स्वास्थ्य विभाग की मरी हुई तस्वीरें हैं। जानते हैं यहाँ क्या हुआ है? यहाँ त्रिवेणीगंज अनुमंडल के एक सरकारी अस्पताल में पहले तो मरीज को ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और फिर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए दम तोड़ चुके मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया। सुपौल के त्रिवेणीगंज में स्थित कोविड अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक संक्रमित मरीज को कल दोपहर लाया गया था और जिसको यहां से फिर रेफ़र किया गया सुपौल के लिए। और इस दौरान जो परिजनों का आरोप है कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं दिया गया वक्त पर, और एम्बुलेंस भी यहाँ मौजूद नहीं था, जिसके कारण जो है उस संक्रमित मरीज़ की मौत हो गई। उसका नाम विजेंदर सरदार था। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं त्रिवेणीगंज कोविड सेंटर के बाहर की, और मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि परिजन है उनसे बात करते हैं कि दरअसल हुआ क्या था कल। क्या नाम है आपका? जी, अर्जुन सरदार। अर्जुन, ये बताइए जिनकी मृत्यु हो गई कौन थे वो? मेरा जीजा जी थे। क्या नाम था? विजेंदर सरदार। कल आप लोग यहाँ कब लेके आए थे उनको? कल इस यहाँ पे 11 बजे लाए थे हम लोग, और 8 बजे रेफरल में लाए थे। रेफरल में चेक होने के बाद पॉजिटिव बताया गया था। पॉजिटिव बताने के बाद यहाँ लाया गया। यहाँ लाने के बाद ऑक्सीजन लगाया गया उसको 12 बजे। 12 बजे लगाने के बाद थोड़ा सुधार हुई। सुधार के बाद ये लोग रेफ़र किए सुपौल सदर अस्पताल। सदर अस्पताल रेफ़र करने के बाद हम जब तक आए तो इसको मतलब ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ था, और सीढ़ी पे पीछे में सीढ़ी है वहाँ पे बैठा दिया गया था। और वहाँ से जब तक हम क्या कहते हैं रेफरल हॉस्पिटल गए, रेफरल जाने के बाद वहाँ पे भी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट किए और दूसरे आदमी से भी रिक्वेस्ट किए जो भैया हमको कम से कम एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा दीजिए जो हम पेशेंट को सुपौल ले जाएं। और कोई मेरी बात नहीं सुनी। परिजनों ने अस्पतालों पर संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी नाकामी पर पर्देदारी कर रहा है। तो जैसा कि परिजन आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं कि रेफ़र करने के बाद इन लोगों ने मांग की थी कि ऑक्सीजन लगे रहने देना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो मरीज़ है उसको अस्पताल ले जाया जा सके। लेकिन जो परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया गया और उसे बाहर छोड़ दिया गया, और जब उसकी हालत बिगड़ रही थी और जब उसकी मौत हो गई उसके बाद परिजन कह रहे हैं कि जो वीडियो में भी दिख रहा है कि नर्स जो है वो सिलेंडर लेके आ रही हैं और लगा रही हैं। हमारे साथ अस्पताल के मैनेजर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद, ये बताइए, ये वीडियो में तो दिख रहा है साफ तौर पे कि जो व्यक्ति है, जो मरीज़ था, वो वहाँ पे तड़प रहा था, उसके बाद उसको ऑक्सीजन ला के लगाया गया है। आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हुई? मरीज ये लोग लेकर जाने के लिए लेकर आए, उस हालत में हमारी सिस्टर जो है ऑक्सीजन लेकर आई कि उसको ऑक्सीजन हम देते रहे। उसका ऑक्सीजन निकाल क्यों लिया गया? पुलिस कह रहे हैं कि दो घंटे तक जो है ऑक्सीजन निकाल के उसको छोड़ दिया गया सीढ़ी पर, उसके बाद बाहर उसको ले आया गया। तो इस दौरान उसको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं लोगों ने उनको नहीं हटाया है, सीढ़ी पर नहीं लाया है। वो सब लोग अपने पेशेंट को लेकर आए। जब हमारी सिस्टर देखी कि ये लोग लेके ऐसे भाग रहे हैं, तब वो पीछे से ऑक्सीजन देने के सिलेंडर लेके दौड़ कर आए, उनको सिलेंडर ऑक्सीजन दी है। अकेले सुपौल की यह हालत नहीं है, अराजकता बिहार में हावी है।
छपरा में जंग खाई हुई एम्बुलेंस आपने देख ही ली थी। इस पर जब डिप्टी सीएम तार किशोर से बात की, उनसे सवाल किया गया तो वो पल्ला झाड़कर आगे बढ़ गए। सर, एम्बुलेंस वाला जो पप्पू यादव ने खुलासा किया है राजीव प्रताप रूडी को लेकर घूम रहे हैं सर, ऐसे वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो क्या परिस्थिति है? सर, एम्बुलेंस वाला जो पप्पू यादव ने खुलासा किया है राजीव प्रताप रूडी को लेकर घूम रहे हैं सर, ऐसे वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो क्या परिस्थिति है सर? क्या सरकार भले ही खामोश हो जाए, लेकिन शोक का ये शोर असहनीय है। सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ी हुई हैं। रोहित कुमार सिंह, सुपौल, आज तक। खबर दहला देती है, डरा देती है कि ऐसा भी होता है और प्रशासन क्या कर रहा है। खबर का इसका असर हुआ है। जब हमने ये खबर दिखाई तो आज तक की खबर का ये असर हुआ और सुपौल के त्रिवेणीगंज में मरीज की मौत पर एक्शन लिया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अस्पताल से गायब 4 पुलिसकर्मियों को भी नोटिस दिया गया है और त्रिवेणीगंज अस्पताल पहुंचे हैं डीएम। जांच के आदेश डीएम ने खुद दिए। सुपौलगंज के त्रिवेणीगंज में एक मृत व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाने के मामले में सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार खुद जांच करने के लिए त्रिवेणीगंज के कोविड अस्पताल पहुंचे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं महेंद्र कुमार खुद इन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आज तक पे जब ये खबर चली उसके बाद सिविल सर्जन ने भी जांच के आदेश दिए और उसके बाद खुद अब देख सकते हैं कि डीएम महेंद्र कुमार भी अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए खुद यहाँ पर त्रिवेणीगंज के अस्पताल में पहुँच चुके हैं। बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है जिसको लेकर अब सुपौल के डीएम भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल वो त्रिवेणीगंज के कोविड अस्पताल पहुंचे हैं और खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, त्रिवेणीगंज, सुपौल, आज तक। रोहित ने डीएम से बात भी की वहां पर, जब डीएम हमारी खबर देखने के बाद वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक्शन लिया। देखिए। त्रिवेणीगंज हॉस्पिटल में मृतक को ऑक्सीजन चढ़ाने की खबर लगातार चल रही है। आज तक भी हम ये खबर दिखा रहे हैं। महेंद्र कुमार डीएम सुपौल, उन्होंने खुद अभी जाकर हॉस्पिटल में जांच की है। डॉक्टर साहब आपने खुद जांच की है, डीएम साहब जांच की है। हम आज तक भी खबर लगातार चला रहे हैं, क्या आपने पाया है? सबसे पहले तो मैं जाकर वहाँ जो नर्स उनको अटेंड की, जो डॉक्टर उनको अटेंड किए हैं, उनसे अभी मिला हूँ। करीब 12 बजे के आसपास पेशेंट आए थे। स्थिति उनकी बहुत स्टेबल नहीं थी, SpO2 60 के आसपास था। उनको रेफ़र किया गया था। उसी के साथ एक और पेशेंट थे जिनको भी रेफ़र किया गया था। यहाँ पे एम्बुलेंस 24/7 रखने का निर्देश है और रखा भी गया था उनके द्वारा। एक पेशेंट को लेके सदर हॉस्पिटल वो एम्बुलेंस उस समय गया हुआ था। वापस वो जब तक आता तब तक वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ पेशेंट थे। परिजन जो हैं वो उनके पेशेंट के कुछ अंदर घुस गए। पहले बात तो कोविड केयर सेंटर के अंदर परिजन नहीं जाना चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश है। तो मैजिस्ट्रेट और पुलिस बल जो उस समय वहाँ पे उपलब्ध थे, संबंधित पदाधिकारियों पे हम लोग स्पष्टीकरण कर रहे हैं और जो अनुशासनिक कार्रवाई है आगे हम लोग वो करेंगे। परिजन करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास CCTV फुटेज से देखने से प्रतीत होता है कि वो खुद नीचे उतर के आए हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई उनका उस समय हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परिजन जो थे वो ऑक्सीजन सप्लाई के बिना उनको लेके नीचे आए, जिसके कारण जो कंसर्न नर्स थी उनका कहना है कि मैंने मना भी किया क्योंकि वो स्टेबल नहीं थे। नीचे आके वो थोड़ी देर बैठे, नर्स को लगा कि इनकी स्थिति ख़राब हो सकती है, तो नर्स फिर भी भागकर पीछे से वो जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वो सिलेंडर ला के वापस लगाई हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कोई कमी नहीं है यहाँ। रुख अब दिल्ली का, जहां कोरोना के केस तेजी से घट रहे हैं। ये राहत की बात है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा है कि राजधानी में कोरोना के केस कम होने में लॉकडाउन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।
पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हुई तो सरकारों ने लॉकडाउन का सहारा लेना शुरू किया। कोशिश यही थी कि किसी तरह कोरोना संक्रमण की चेन तोड़कर इसकी बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लॉकडाउन वाले इस उपाय ने अपना असर भी दिखाया और कई राज्यों में कोरोना के नए केस आने कम हुए। इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है, जो पिछले बार से ज्यादा सख्त होगा। आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर 35% के करीब पहुंचने के बाद 26 अप्रैल को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते 1 हफ्ते की बात करें तो 3 मई को दिल्ली में कोरोना के 18,043 केस आए, 4 मई को 19,953, 5 मई को 20,960, 6 मई को 19,133, 7 मई को 19,832, 8 मई को 17,364, जबकि 9 मई को नए कोरोना केस घटकर 13,336 हो गए, जो 12 अप्रैल के बाद एक दिन में दिल्ली में सबसे कम केस हैं। वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 22% से भी नीचे आ गई है। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए। इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में दिल्ली में शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक होटल, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में शादियों पर रोक होगी। घर पर 20 लोगों की मौजूदगी में ही शादी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ टेंट और डीजे वालों को एडवांस वापस करना होगा। केजरीवाल सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में कुछ और दिनों का लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जाए। उधर बीजेपी कह रही है कि पहले से कोई तैयारी नहीं होने की वजह से केजरीवाल को लॉकडाउन जैसा कदम बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कोई भी व्यवस्था तैयार नहीं की और आज जब बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन पहुंचाना है और सबके बीच में बंटवारा करना है ऑक्सीजन का। ऐसे में दिल्ली को औरों से अधिक ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ये सोचने का विषय है, क्योंकि दिल्ली खुद अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार है। दिल्ली में सब केंद्रीय सरकार के लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, तो उसका मतलब ये होगा कि सब काम राज्य सरकार छोड़कर केंद्र सरकार के सिर पे मंडराएगी और काम अपना पूरा नहीं करेगी। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली में लॉकडाउन काफी असरदार साबित हुआ है। उम्मीद है कि आगे भी इससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी और लोगों पर मंडरा रहा महामारी का संकट कम होगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हमारे देश के ज्यादातर राज्य कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में लॉकडाउन को कारगर हथियार मान रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और कई राज्य कड़ा लॉकडाउन लगाने की पूरी तैयारी में है। कोरोना महामारी इन दिनों लोगों की सांसों पर संकट बनी हुई है। मुश्किल के इस दौर में सरकारें लोगों तक मदद पहुंचाने और उनकी जान बचाने की कोशिश में लगी है। इसी कवायद के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और यहां डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण किया। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब
प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने यूपी सरकार एक्शन में है और खुद सीएम योगी प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए यूपी में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। दरअसल लॉकडाउन लगने के बाद यूपी में नए कोरोना केस तेजी से घट रहे हैं। राहत की बात यह भी है कि प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 6 मई को प्रदेश में 26,622 नए कोरोना केस आए और 28,902 लोग ठीक हुए। 7 मई को संक्रमितों की संख्या 27,763 रही और 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 8 मई को नए मरीजों की संख्या घटकर 26,636 हो गई और इस दौरान सबसे ज्यादा 34,721 लोग ठीक हुए। सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के तमाम राज्य लॉकडाउन के सहारे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहे राज्य महाराष्ट्र में पाबंदियां 15 मई तक बढ़ाई गई हैं। राजस्थान में कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए हेमंत सरकार ने 13 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं बिहार में भी 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। मौजूदा समय में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण के राज्यों में कोरोना का कहर कहीं ज्यादा है और दक्षिण के राज्य भी लॉकडाउन लगाकर कोरोना को काबू करने की कोशिश में जुटे हैं। कर्नाटक में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं केरल में 16 मई तक पाबंदियां लागू की गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में 6 मई से ही 2 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन जारी है। देश के ज्यादातर राज्यों में जारी पाबंदियों के बीच कोशिश यही है कि किसी तरह कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जाए ताकि लोगों की जिंदगियों पर आया ये संकट कम किया जा सके। रोशन जायसवाल और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार किसी से छिपी हुई नहीं है। स्थिति यहां बहुत ज्यादा खराब है। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, राज्य के जनप्रतिनिधि भी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा। कोई कुछ भी कहे कि यूपी में हालात अच्छे हैं, कोई कुछ भी कहे कि पर्याप्त अस्पताल, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं, लेकिन हालात क्या हैं वो किसी और से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही जनप्रतिनिधियों से जानिए। ये फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी हैं। राम गोपाल आरोप लगा रहे हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी को सही इलाज नहीं मिला। उनकी पत्नी को 3 घंटे तक जमीन पर रखा गया। जिलाधिकारी से अनुनय विनय पर किसी तरह से बेड तो मिला, लेकिन अब भी उनकी हालत कैसी है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी। वहाँ उसी जमीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया। यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। ठीक ऐसे ही बदइंतजामी का जिक्र बरेली के सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अस्पताल के अधिकारी फोन ही नहीं उठाते, लोग परेशान हैं, लेकिन जिले में अव्यवस्थाओं का अंबार है। संतोष गंगवार के पहले कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी ऐसे ही अराजक माहौल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उपचार न मिलने से, एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों की मौत घरों में हो रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को चिट्ठी भी लिखी थी। सत्यदेव पचौरी से भी पहले लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनके इलाके में गांव-गांव में कोरोना से कोहराम मचा है, उन्होंने मदद मांगी थी। तो आलम क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश कोरोना से कराह रहा है। आम आदमी तो छोड़िए, खास लोग भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
असम में लगातार दूसरी बार जीतकर बीजेपी ने इतिहास बनाया और अब बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। बीजेपी के कद्दावर नेता हेमंत बिस्वा शर्मा कल असम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर सभी विधायकों ने मोहर लगा दी। असम में बीजेपी की विजय के बाद ये बड़े बदलाव की तस्वीर है। पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल अंग वस्त्र पहनाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को बधाई दे रहे हैं, जिनके हाथ में अब अगले 5 साल के लिए असम की कमान होगी। विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगी और फिर असम बीजेपी के प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद सीएम पद के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम का ऐलान किया। वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल के नेता के रूप में किया। हेमंत के नाम पर मुहर लगते ही विधायक उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। दरअसल पार्टी और लोगों के बीच इसी मजबूत पकड़ के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही उन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ से बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विस्तार में भी बिस्वा की अहम भूमिका मानी जाती है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के करीब 45 विधायकों का हेमंत के समर्थन में होना है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही हेमंत की निगाहें सीएम की कुर्सी पर थीं। भले ही उन्होंने इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन बार बार कहते रहे कि जीत के बाद पार्टी सीएम पद पर फैसला लेगी। असम में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए लगातार मंथन चला, दिल्ली में बैठकें हुई और अंत में सीएम पद पर हेमंत के नाम पर मुहर लग गई। राज्यपाल से मुलाकात कर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और कल वो असम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कह सकते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्दे के पीछे जो मेहनत की, पर्दे पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें फल दिया गया है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।